हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, सब बढ़िया। तो नया एक्साइटिंग जर्नी जो मैंने बताया आप लोगों को जब हमने क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी कल, उसमें हमने बताया आपको कि क्यों ज़रूरी होता है क्लास 11th। इसमें मैं थोड़ा सा और ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इस फैमिली मेम्बर में नए जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा रिमाइंडर कि बच्चों क्लास 11th को सीरियसली लेना है। क्लास 11th को सीरियसली लेना है क्योंकि आपका बेस ही 11th 12th पे होगा। आपने पीसीएम ले लिया, पीसीबी ले लिया, साइंस ले लिया, उसके बाद आपका जो बेस होगा वो यही दोनों चीज होगी 11th 12th। बच्चों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th होता है। 11th और 12th सिलेबस होता है। बच्चों जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 11th क्लास से होता है, ठीक है। तो लाइफ को एक कैरियर देने के लिए, एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए आपको ये बहुत जरूरी होगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। देखो 12th बोर्ड होता है, 12th बोर्ड होता है, हर कोई पढ़ता है, ठीक है, उसमें कर लेता है बच्चा ठीक ठाक, लेकिन इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये बच्चा सीरियस नहीं होगा तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस ही है 11th क्लास, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है 11th क्लास। तो जो नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, उनको मैं बार बार रिमाइंडर करता हूं कि क्लास 11 कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए आज मैंने डिस्कस कर दिया कि क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी होता है क्लास 11th को अच्छे से पढ़ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइमिंग देना है, नोट्स पैरेलली बनाते रहना है सभी के, और एक अच्छा जर्नी, एक एक्साइटिंग जर्नी। आपको लगेगा कि हाँ इसको फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स की दुनिया ये है। देखो 10th तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, क्लास 10th तक जो कुछ भी पढ़ा, चलो ठीक था, नॉर्मल था, बेस था वो। अब जो दुनिया आपकी स्टार्ट होगी फिजिक्स को लेकर के, वो माइंड डाइवर्टिंग होगी, दिमाग पे थोड़ा सा फ्रेशनेस जिसको कहते हैं, मजा आएगा पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सिलेबस, ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि नोट्स पैरेलली बनाते रहना है और वीडियो फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे। देखो बच्चों, मैं शुरुआत कर रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस से। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस हेडिंग लगाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। आज जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है डायमेंशन। देखो इससे पहले यूनिट की चर्चा है हमारे सिलेबस में, इससे पहले यूनिट की चर्चा है। यूनिट क्या होता है बच्चों? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ध्यान से सुनना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम यूज करते हैं यूनिट, जैसे फोर्स का यूनिट सबको पता है न्यूटन, ठीक है, जिसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? मास की यूनिट केजी। देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, सब 10th तक पढ़ते आए हो, पढ़ते रहना है। मास का केजी, टाइम का सेकेंड। हम लोग अधिकतर यूज करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, देखो यूनिट और मेजरमेंट की चर्चा है पहले, वो मैं स्किप कर रहा हूं। क्यों स्किप कर रहा हूं? कि खुद से कर सकते हो चीज। जो यहाँ पे नया चीज स्टार्ट हो रहा है आपके लिए वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं अभी, ठीक है। तो हम एसआई यूनिट यूज करते हैं, सीजीएस यूनिट भी होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम एसआई यूनिट क्यों यूज करते हैं, ध्यान देना। एसआई यूनिट इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मान लो हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। लेंथ को मेजर हमारे इंडिया में फीट में, इंच में भी किया जाता है, ठीक है, और इंग्लैंड वगैरह में मील में किया जाता है, माइल, MILE, ठीक है, इंग्लैंड में यूज किया जाता है माइल। तो डिफरेंस ना आए कैलकुलेशन में, ठीक है, सबके लिए कॉमन कर दिया गया, पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन कर दिया गया लेंथ की यूनिट मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर पूरे दुनिया में कॉमन कर दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना रहे।
ठीक है, इंग्लैंड वाले उसको मील में नापते थे, ठीक है, लेंथ को। इंडिया वाले हम लोग फीट में नापते हैं, ठीक है। तो सबके लिए कॉमन एक यूनिट बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। हर चीज का अपना अपना एसआई यूनिट होता है, ठीक है, उसकी चर्चा है, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, मास का केजी, टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर, ठीक समझ में आ रही है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। आज हमारा हेडिंग लगाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले यूनिट की चर्चा है, किताब पढ़ना, बुक पढ़ना अपने आप आ जाएगा, बहुत छोटा सा इजी, ये मैंने हल्का सा डिस्कस किया, ज्यादा नहीं, ठीक है। जो मेन है हमारा वो है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। बच्चों पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे, बच्चों पार्ट ए में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, सारी चीज डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग निकालेंगे, पार्ट ए में सीखेंगे निकालना, ठीक है। पार्ट ए में हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू डिराइव, हाउ टू सॉल्व, कैसे हम सॉल्व करें डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस को, ठीक है। और पार्ट बी में इसका एप्लीकेशन कितना है, क्या यूज है, हम ये क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, हमको क्या जरूरत है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो पार्ट बी में एप्लीकेशन। और याद रखना जब ये चीज तुम सीखोगे ना, एप्लीकेशन जब सीखोगे तुम्हारा माइंड जो है अपने आप खुलेगा कि अच्छा कितना भयंकर यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। पता चल जाएगा कि कितना भयंकर यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, हम एप्लीकेशन करेंगे उसका, क्यों हमने सीखा वो हम यहाँ देखेंगे पार्ट बी में, ठीक है। हम देखते हैं आज हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया इसको, पूरे टॉपिक को, ठीक है। बच्चों पूरी दुनिया में फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट। अगर हम यूनिट की चर्चा करें, ध्यान देना, अगर हम यूनिट की चर्चा करते हैं तो पूरे यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूरे यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डेराइव, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डेराइव, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डेराइव यूनिट। बच्चों फंडामेंटल यूनिट 7 है पूरे, मैं चर्चा कर रहा हूं। फंडामेंटल यूनिट वो होते हैं जो बेस, जिनसे सब यूनिट दूसरी यूनिट बनती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। उसको बोलते हैं जो डेराइव्ड को बनाता है। समझ में आ रही बात, क्लियर। जो डेराइव यूनिट क्या होते हैं, जो फंडामेंटल से बने हो, ठीक है। फंडामेंटल होते हैं जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। ये तीन की चर्चा आज हम करेंगे, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम, क्लियर। समझ में आ रही बात। ये फंडामेंटल्स और भी है, मैं ये तीन की डिस्कस कर रहा हूं, मास, लेंथ और टाइम के बारे में, ये फंडामेंटल। बाकी जितने भी यूनिट हैं वो इन्हीं यूनिट से मिलकर के बनेंगे। समझ में आ रही बात। फिजिक्स में जितने भी यूनिट होंगे आपके, वो सारे के सारे इन्हीं सबसे मिलकर के, जैसे कि टाइम हो गया, करंट हो गया, ठीक है। करंट के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद टेम्परेचर हो गया। अभी इतना ही जाना, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, क्लियर है बात, समझ में आ रही बात। तो इतना ये फंडामेंटल है। बाकी जितने भी यूनिट्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे यूनिट्स इन फंडामेंटल से डिराइव्ड होंगे। जैसे आप मोमेंटम देखते हो, मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्लास 9 में पढ़े थे। मोमेंटम P = मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मास के लिए हम यूज करते थे केजी और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो ये डेराइव्ड हो गया, ये यूनिट क्या कहलाएगा, डेराइव्ड। क्यों? क्योंकि इसमें देखो टाइम भी आ रहा है सेकंड, इसमें मीटर लेंथ भी आ रहा है और इसमें केजी मास भी आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ देखो ध्यान से। मोमेंटम के यूनिट में केजी मीटर पर सेकंड आया,
ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, मास के लिए केजी यूज किया, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। पता है सबको ये सब चीजें तो जानकारी होगी ही कि कैसे है। क्लियर, समझ आ रही बात? तो इसमें केजी आ गया, देखो मास भी है, मीटर लेंथ भी है और टाइम के लिए सेकंड भी है। तो ये यूनिट जो है फंडामेंटल से बना है। ये जो यूनिट है मोमेंटम का, जो हमने यूनिट बनाया वो कहां से बना? फंडामेंटल से बना है। ठीक है, इन्हीं यूनिट का यूज करके हमने डिराइव। तो फंडामेंटल ये है फंडामेंटल यूनिट, और बाकी जितने होंगे सब डिराइव्ड होंगे। बाकी कितने सब क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। इन्हीं यूनिट से मिल करके डिराइव्ड यूनिट बनेगा। इन्हीं यूनिट से मिल करके क्या बनेगा? डिराइव्ड। जैसे मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन भी का जो यूनिट होगा डिराइव्ड यूनिट होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात? क्लियर, तो ये फंडामेंटल। अच्छा बच्चों यहां ध्यान देना, अब हम डायमेंशनल एनालिसिस का थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज से हम लोग मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, जिसका यूनिट केजी हुआ करता था। हम केजी यूज करते हैं मास के लिए, ऐसा यूनिट। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग मास यूज करेंगे, मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, ठीक है, और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हम केजी यूज करते थे, लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। ठीक है, करेंगे हम पूरी फिजिक्स में यही करेंगे। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हम जो चैप्टर में रहा है डायमेंशन, उस चैप्टर में हम मास के लिए कैपिटल एम, ठीक है, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट? ठीक, थैंक यू। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद जब चौथे क्वेश्चन से आप मेरे साथ जब सॉल्व करोगे, चौथे क्वेश्चन से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। समझ में आ रही बात? उसके बाद जब भी 1-2 सवाल तो मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है, कराऊंगा भी, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लेकिन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसमें आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उसको मेरे साथ ट्राई करना है। एक बार ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो बताने वाला। तो जैसे मिटा दो, ठीक है, जिन्होंने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके पीछे करके नोट डाउन कर लेंगे ये चीज। क्लियर? फंडामेंटल यूनिट, डायरेक्ट यूनिट क्या होता है, सब क्लियर हो गया? ठीक है, सबको दिख रहा होगा। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे। ठीक है, चलो आओ ध्यान से। जैसे मुझे किसी ने कहा कि वेलोसिटी का डायमेंशन निकालो, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो वेलोसिटी का फार्मूला सबको पता है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लेंथ। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बच्चों लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है, लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल यूज करेंगे, जो भी लेंथ वाला टर्म होगा उसके लिए एल यूज करेंगे, और टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे। समझ आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो लेंथ अपॉन टाइम। क्लियर? आइए टाइम ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? एल टी पे पावर -1। अरे यार यहां दोनों पे पावर 1 है, ठीक है, एल पे पावर 1, कंफ्यूजन मत पाओ। एल ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी पे पावर -1। यहां पे देखो वेलोसिटी का डायमेंशन निकल गया, एल टी पे पावर -1। वेलोसिटी का निकल गया, एल टी पे पावर -1। ध्यान देना यहां पर मास का टर्म नहीं है, मास का टर्म नहीं है। तो जब भी हम डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे तो मास पर हम 0 लगाएंगे। किसी पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? किसी पे भी पावर 0, कोई भी टर्म पे पावर 0, जैसे 7 पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 है, 8 पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 है, m पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1 है। इसको m पे पावर 0 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करो, वही चीज रहेगी। समझ में आ रही है बात? अरे किसी भी चीज पे पावर 0 का मतलब 1 होता है।
मैथ्स में, पढ़ा होगा क्लास 7th वगैरह में। तो 7 पे पावर 0 उसका मतलब 1, 8 पे पावर 0 उसका मतलब 1, m पे पावर 0 इसका मतलब 1, ठीक है, इसका मतलब 1 हो गया। तो ये टर्म 1 है। अब इस वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म रहेगा, ठीक है, इसलिए हम मास पे पावर 0। तो जब भी हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे, मास नहीं है इसमें, मास दिख ही नहीं रहा है, तो मास पे पावर 0, l पे पावर 1 दिख रहा है, l पे पावर 1, और t पे पावर क्या दिख रहा है, -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया, m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1। अच्छा, अगर तुमसे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पूछे बच्चों, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, l पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? ये जो हमने लिखा है l पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन क्या है इसका? इसका वेलोसिटी का डायमेंशन है, वेलोसिटी का डायमेंशन है 0, 1, -1। ये है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। जो हम पावर लिख रहे हैं, जो हम पार्स लिख रहे हैं, वो पावर डायमेंशन कहलाता है। ये है डायमेंशन, ये तीनों है डायमेंशन। समझ में आ रही बात? ये तीनों क्या है, डायमेंशन कहलाते हैं। क्लियर है बात? ये तीनों हमारा डायमेंशन हो गया, 0, 1, -1। क्लियर? समझ में आ रही है बात? डायमेंशनल फॉर्मूला, ये पूरा चीज m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे पावर -1, ये पूरी चीज क्या है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर कोई हमसे डायमेंशन पूछता है तो 0, 1, -1 किसके टर्म में? 0 किसका पावर था, मास का पावर था, m का पावर था, 1 किसका पावर था, लेंथ का पावर था, और -1 किसका पावर था, t का पावर। तो इसका डायमेंशन होगा 0, 1, -1 किसके टर्म में, मास, लेंथ और टाइम। समझ में आ रही बात? कोशिश मैंने किया ये छोटी सी चीज समझाने की, समझ में आ गया होगा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो डायमेंशन, एक बात क्लियर कर दूं मैं, डायमेंशन चैप्टर पूरा चलेगा तुम्हारे पूरे फिजिक्स में, ठीक है? क्यों चलेगा? क्योंकि बता देता हूँ कि पूरे 11th-12th की फिजिक्स में कम से कम 400 फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिक्स की क्वांटिटी 400 मिलेगी, 400 से ऊपर ही, 500-600 भी मिल सकती है, और सबका डायमेंशन लिखना मुश्किल है। जैसे जैसे हमें फॉर्मूला पता, चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे, फॉर्मूला पता चलता जाएगा, हम डायमेंशन निकालते चलेंगे। यहाँ तो बेसिक सिखा रहे डायमेंशन निकालना, जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे, हमको नई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, उन फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी मिलेगा, उस फॉर्मूले से हम लोग डायमेंशन निकालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? वहां से अभी सीखना है, ठीक है? वेलोसिटी का कैसे निकालना, फॉर्मूला पता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, तो लेंथ लिखा, उसके नीचे टाइम है, टाइम के लिए हम t यूज करेंगे, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t यूज किए, पावर कुछ नहीं है तो 1, 1 है। अब ये t ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, t ऊपर जाके -t का पावर -1 हो जाएगा। मास का टर्म नहीं दिख रहा था तो m पे पावर 0 लगाया, 0 पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। m पे पावर 0 किया, l पे पावर 1 किया, t पे पावर -1। ये पूरी चीज डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। ये पूरी चीज क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। और डायमेंशन पूछा कोई वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो उसका जो पावर होगा 0, 1, -1, 0, 1, -1 ये डायमेंशन है। किसके टर्म में डायमेंशन है, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में डायमेंशन, ठीक है? ये पहला सवाल था। दूसरा, अब इसी से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड, मिटा लो, नोट डाउन करते रहना इसको, ठीक है? अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन उठा, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं। मैंने बताया पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है? समझाने का। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम T से डिनोट करते हैं इसको, क्लास में पढ़ रखा है 9th क्लास में। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? तो मास के लिए कैपिटल M यूज करते हैं, बताया मास के लिए कैपिटल M। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मास के लिए कैपिटल M। बात आ गई। डायमेंशन निकालने का तरीका है कि उसको लोएस्ट लेवल तक तोड़ दो, लोएस्ट लेवल तक। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? चलो, मास के लिए कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल L, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो L, और नीचे टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल T। बताया मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, M, L, T पे पावर -1, यहाँ ये T ऊपर जाके -1 हो जाएगा। हाँ यार, अभी जस्ट बताया, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। क्लियर है, पावर 1 है। अच्छा, L पे पावर 1, L पे पावर 1, ये T ऊपर चला गया, T ऊपर जाके इसका पावर -1 हो गया, तो ये रहा डायमेंशनल फार्मूला किसका, मोमेंटम का। M पे पावर 1, L पे पावर 1, T पे पावर -1, ठीक है? ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, मोमेंटम का हो गया। डायमेंशन कोई पूछे तो 1, 1
इसका डायमेंशन क्या होगा 1 1 माइनस 1 डायमेंशन होगा किसके टर्म में, मास लेंथ और टाइम के टर्म में। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये है डायमेंशन 1 1 माइनस जो पावर हम लिख रहे हैं 1 1 माइनस 1, ये डायमेंशन है मोमेंटम का, किसके टर्म में, मास लेंथ का। देखो अभी सीख लो निकालना, क्यों सीख रहे हैं हम ये क्यों सीख रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, डायमेंशन निकालना क्यों जरूरी है मेरे लिए, क्या काम आएगा, ये पार्ट बी में एप्लीकेशन है, ठीक है, पार्ट बी में समझाऊंगा, अभी निकालना सीखो, ठीक है, तो नोट कर लिया। अब से अगला क्वेश्चन जो भी आएगा उसको वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्लियर है बात, सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट, ठीक है, अगला नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, फॉर्मूला सबको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सबको पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आ रही बात, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्लियर, समझ में आ रही बात, क्लियर है, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फोर्स फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लेना, थोड़ा सा निकालो, निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया होगा, चलो आओ, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चलो निकालते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ा होगा 9th क्लास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो आओ, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैंने बोला था लोएस्ट लेवल तक छोड़ना है, देखो वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी को किसमें तोड़े, ये वाला जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला टाइम पहले से बचा है, समझ में आ गई, अरे यार वेलोसिटी को तोड़े डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, इस वाले वेलोसिटी को तोड़ दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाला टाइम तो पहले से बचा है, अरे इस चीज को ऐसे तो लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, ये टाइम पहले से बचा हुआ है, समझ में आ रही है, चलो आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल यूज करते हैं, ठीक है, और नीचे टाइम है तो 2 टाइम है तो 2 टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, क्या बन जाएगा एल टी पे पावर -2, नहीं आया बात समझ, चलो एल टी पे पावर 2 होगा नीचे, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा, एल टी पे पावर -2 बन जाएगा, क्लियर, सॉरी ये 2 ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा, मास का टर्म नहीं दिख रहा है, मास का टर्म नहीं दिख रहा है तो m 0 नहीं है तो 0 लगा देंगे, l पे पावर 1 यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, d पे पावर 2 था ये ऊपर जाके -2, तो ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अच्छा इसका डायमेंशन पूछा जाए आपसे तो डायमेंशन है 0 1 -2 किसके टर्म में, मास लेंथ और टाइम, ये हो गया डायमेंशन, ये वाली चीज हो गई डायमेंशन और ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन था फोर्स, देखो वीडियो को पॉज करके कोशिश करना है मास कोशिश करना है सॉल्व करने की, मास के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन के वेलोसिटी अपॉन टाइम, कैपिटल M वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो लोएस्ट लेवल तक तोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को तोड़ दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, ये वाला टाइम पहले से बचा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा m l t पे पावर 2 नीचे 2, तो 1 पावर यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का l का पावर 1, समझ में आ रहा है, यहाँ मास नहीं था इसलिए 0 बिठाया, कंफ्यूजन मत पाना, यहाँ इस वाले में मास नहीं था
इसलिए 0 बिठाया था। किसी पे पावर 0, 7 पे पावर 0 का वैल्यू 1, 8 पे पावर 0 का वैल्यू 1, ठीक है, समझ आएगा। तो इस वाले इसका वैल्यू 1 होगा, n पे पावर 0, n पे पावर 0, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 है। अब उस 1 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज है। तो ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम लिखते हैं डायमेंशन हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं मास लेंथ टाइम के टर्म में, तो मास नहीं है तो उसकी पावर 0 है, लेंथ पे पावर 1 है, t पे पावर -2। यहां पर मास है, यहां पर मास है तो मास का पावर 1 होगा, कैपिटल M का पावर 1 होगा, L पे पावर यहां डिस्प्लेसमेंट के लिए L लिखेंगे, टाइम स्क्वायर मतलब 2 टाइम है तो नीचे 2 t स्क्वायर आएगा, समझ आ रही है। अब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, M पे पावर 1, L पे पावर 1, t पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का। इसका डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन हो जाएगा 1 -2 किसका टर्म में, मास लेंथ और टाइम। ये हो गया डायमेंशन, ये वाली चीज हो गई डायमेंशन, और ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर, समझ में आ रही बात, समझना बच्चों। फोर्स का जो डायमेंशन हमने निकाला इसको याद कर लेना, टैटू कर लो कहीं शरीर पर, कहीं भी शरीर के किसी अंग में इसको छपवा लो, ठीक है, m/l/t पे पावर -2, m/l/t पे पावर -2। देखो कैसे आया समझ में आ गया, लेकिन इसको याद रखना क्योंकि आगे हम डायमेंशन और निकालेंगे ना तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको बार बार डेराइव करने की जरूरत नहीं, इसको याद कर लो, m/l/t पे पावर -2 कैसे निकाला समझ में आ गया। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, पढ़ा होगा क्लास 9 सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास के लिए m, एक्सीलरेशन के डेल्टा v अपॉन टाइम, मतलब एक्सीलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम फार्मूला होता है। मास के लिए m, इसकी वेलोसिटी को तोड़े, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में तोड़े, ये वाला टाइम पहले से बचा था, m पे पावर 1 हो गया, l डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है उसके लिए l यूज करेंगे, टाइम के लिए t पे नीचे 2 टाइम है तो t स्क्वायर, ये ऊपर चला गया माइनस हो गया। समझ में आएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो अब अगला सवाल लिखूंगा तो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जब सॉल्व ना हो तब सॉल्यूशन देखना, अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, अगर सॉल्व हो गया तो पापा को दिखा देना, ठीक है, पापा को दिखा देना, पापा हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रेशर। अब अगला है प्रेशर। देखो अब फोर्स का याद कर लेना, m/t पे पावर -2, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, प्रेशर का देखते हैं, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो फोर्स का क्या आपने डायमेंशन लिखा, m/t पे पावर -2, फोर्स के लिए ये यूज कर लिया। अब फोर्स को भी डिराइव करो, मास इनटू एक्सीलरेशन लिखो, फिर मास का, फिर एक्सीलरेशन का, फिर वेलोसिटी का, तो लंबा हो जाएगा। तो मैंने बात इसलिए बोला था कि फोर्स का याद कर लो, फोर्स का ये m/t पे पावर -2, ठीक है, अपॉन एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ ही तो होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l इनटू l, ठीक है, l इनटू l ही तो होता है। अरे लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, तो एरिया का हो गया, नहीं समझ में आ रहा। अरे कोई भी एरिया उठा ले, किसी भी फिगर का एरिया निकालते हो तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो करते हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे कोई हो, रेक्टेंगल हो, तो लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ l इनटू b करते हो, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा अरे यार लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो छोटा सा लेंथ ही है, लंबाई है, तो लेंथ, तो इसलिए एरिया की जगह पे ये हो जाएगा, m पे पावर 1 है ऊपर में, l पे पावर 1 है, t पे पावर -2 है, नीचे l पे पावर 2 है, l स्क्वायर l पे पावर 2 कर दिया। अब ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, m पे पावर 1, l पे पावर 1 पहले से है, और ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। नहीं बात आई समझ में, नहीं बात आई समझ में, आ जाएगा, देखो कैसे आएगा। m पे पावर 1 है पहले से, तो l पे पावर 1 लिख दिया, l पे पावर 1 है तो l पे पावर 1 लिखा, नीचे l पे पावर 2 था, अब ये 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो 1 -2 1, ये 2 ऊपर क्या -2, और t पे पावर -2 पहले से, क्या हो जाएगा, m पे पावर 1, l पे पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का काम करेंगे, 2 में से बन गया 1 बचेगा, माइनस के साथ क्योंकि 2 बड़ा है, माइनस का साथ l पे पावर 1, l पे पावर -1, t पे पावर -2। बात है समझ में, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर। एक मिनट में चेक करूं सही आ रहा है, हाँ ठीक 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 ठीक। ठीक है,
तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्रेशर का, ठीक है। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन पूछा जाए तो 1 -1 -2 किसके टर्म में, मास लेंथ और टाइम, ठीक है, समझ में आ गई बात, मास लेंथ और टाइम के टर्म में। अब एक बच्चों छोटा सा कंसेप्ट देने जा रहा हूं मैं, छोटा सा आपको लगेगा कि क्यों डायमेंशन जरूरी है, क्यों डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो तो पार्ट बी में समझाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन में, ठीक है। लेकिन अभी अब अगला जो निकालने जा रहे हैं, ये नोट डाउन कर लिया, देखो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला निकालो बच्चों वर्क का और एनर्जी का, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो एनर्जी का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला। और एनर्जी का कोई भी लगा सकते हो, एनर्जी का mgh लगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का लगा लो, काइनेटिक एनर्जी का लगा लो, सेम आएगा। तो हाफ mv2 लगा सकते हो। तो दो चीज लिखी है, दोनों का जैसे जैसे वीडियो को पॉज करो जल्दी से टाक से डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का अलग अलग निकाल के दिखाओ, ठीक है। ठीक है, चलो आओ निकालते हैं वर्क का, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा अभी का, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट दे करके तो क्लास क्लोज करूंगा। एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है। चलो वर्क का निकालते हैं, वर्क का निकालते हैं। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का mLT⁻², अभी देखो फोर्स का क्या होता है mLT⁻², अभी देखा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए L यूज कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो L² हो जाएगा, क्या हो जाएगा m⁻1 L⁻2 T⁻², mLT⁻², ठीक है। अरे यार देखो ध्यान से, m⁻1 है, L और L मल्टीप्लाई होकर L⁻2 हो जाएगा T⁻², तो m⁻1 L⁻2 T⁻², दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क। इसको मिटाना नहीं अभी, देखो क्यों मैंने बताया था जल्दी। ये है डायमेंशनल फार्मूला किसका, वर्क का। डायमेंशन देखा जाए 1 2 -2 किसके टर्म में, मास लेंथ और टाइम के टर्म में, समझ में आ रही है बात। अच्छा चलो एनर्जी का निकालते हैं, एनर्जी का निकालते हैं बच्चों। एनर्जी का जो हम निकालेंगे हाफ mv², तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं निकलता, ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट हाफ mv²। बच्चा mv² तो मास इनटू v², मतलब वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तोड़ दिया वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी मास के लिए m यूज किया, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज किया, ठीक है। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एक और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा, एक और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा। बात है समझ नहीं, बात है समझ। एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv² का है, हाफ हम नहीं लेते हैं, कांस्टेंट है, इसको नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। बचा mv², तो मास के लिए वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी का स्क्वायर है तो दो बार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। चलो करो, मास L/T डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू L/T, दिख रहा है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, सबको विजिबल हो रहा है बोर्ड, हाँ दिख रहा है, ठीक। मास का m, डिस्प्लेसमेंट का L डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो लेंथ अपॉन टाइम, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्या करें, m L² L² और नीचे T², नीचे दो टाइम T², अभी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां का आंसर क्या हो जाएगा, m⁻1 L⁻2 T⁻², वही। अरे यार ये T ऊपर चला गया, T⁻², ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला किसका, एनर्जी का, डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का। डायमेंशन हमसे पूछे 1 2 -2 किसके टर्म में, मास लेंथ और टाइम के टर्म में। ये हो गया डायमेंशन, ये वाली चीज है डायमेंशन और ये वाली चीज है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। इसको यहां पे सॉल्व किया मैंने, नीचे जगह नहीं, ठीक है। कैसे सॉल्व किया देख लो एक बार। एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv², हां कांस्टेंट का नहीं होता है कोई भी डायमेंशन। मास के लिए m, वेलोसिटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का स्क्वायर लगा हुआ था, दो बार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास के लिए m यूज किया, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, टाइम के लिए t, l t, समझ में आ रहा है, सॉल्व। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आ रहा है एक फिजिक्स का, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट।
वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, ml²t-2 t की पावर माइनस, एनर्जी का ml² t की पावर माइनस, दोनों का डायमेंशन सेम है। हाँ सेम है। इससे क्या पता चलता है? एनर्जी कंजर्वेशन पता चल रहा है। इससे क्या पता चला? दोनों का वर्क का डायमेंशन देखो, मैंने कितनी बार बताया है, अभी बता रहा हूं। वर्क का डायमेंशन देख लिया, l/1 l/2 t की पावर माइनस 2। एनर्जी का डायमेंशन l/1 l/2 t की पावर, दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ही वर्क में चेंज हो जाता है, वर्क ही एनर्जी में चेंज होता है। बताया था। अरे यार ध्यान देना, जितना तुम ये हाथ को रब को जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी पैदा होगी, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी पैदा होगी। क्लियर? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी आप नया बना नहीं सकते, आप एनर्जी बना नहीं सकते। समझ में? इस ब्रह्मांड में जितनी एनर्जी है, इस पूरी यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है, वो सारी की सारी एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स अगर यहां मैं लिखना चाहूं, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कांस्टेंट, बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है। इस पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट है। समझ ये बात? एनर्जी को आप बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। पढ़ा 10th क्लास में डीसी मोटर पढ़ा होगा, जनरेटर पढ़ा होगा। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है मोटर। ठीक है, और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एनर्जी सिर्फ चेंज हो सकती है बच्चों, सिर्फ चेंज हो सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैसे? एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। बच्चों ध्यान देना इधर, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी ट्रांसफर्ड, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ट्रांसफर कैसे होगा? वर्क से। ट्रांसफर कैसे होगा? तो वर्क से होगा। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकती है? वर्क करके। और यहां से ये सिद्ध हो रहा है, यहां से ये प्रूफ हो रहा है डायमेंशन से कि वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और कैसे ट्रांसफर होता है? वर्क से। अरे यार तुम जितना हाथ को रब करोगे उतना ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, कैसे ट्रांसफर हो सकता है? तो वर्क करके। और यहां से ये सिद्ध होता है वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम आ गया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों मिल करके, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन मिल करके क्या सिद्ध कर रहा है? क्या प्रूफ कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर रहा है। किसको प्रूफ कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, क्यों, कैसे पता चला? मैंने पहले बताया एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होगा? तो वर्क से होगा। हम वर्क करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहां से सिद्ध हो रहा है कि वर्क ही एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी ही वर्क में चेंज होता है, दोनों ट्रांसफरेबल है। और कैसे एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है? देखो ये पूरा कांसेप्ट वर्क एनर्जी का कांसेप्ट थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 13 क्लास 11th आएगा, मजा आएगा। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में भी थर्मोडी आएगा, थर्मोडायनामिक्स मैम पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, मैं भी पढ़ाऊंगा थर्मोडी फिजिक्स का, बढ़िया। ठीक है, एनर्जी से ट्रांसफर हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैसे ट्रांसफर हो सकता है? तो वर्क से। और यहां से ये सिद्ध हो रहा है वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। देख लो, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो ये दोनों मिल करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट अब क्या करें? क्वेश्चंस लिख दे कुछ, ताकि आप सॉल्व करते रहना। तो इसी कंसेप्ट के साथ मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं। ठीक है, आप ढूंढना डायमेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, डायमेंशन जहां भी फिजिकल क्वांटिटी कोई दिखे किताब में उसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है पार्ट बी में। ठीक है, अभी कल एक लेक्चर और दूंगा इस पर, एक लेक्चर और करवाऊंगा, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, और सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डाउट आप पूछना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 11th फिजिक्स होप करते हैं कि मजा आया था, इस वीडियो में मजा आया होगा, कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो क्लियर सारी चीज़ें। जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है आपको
उठाओ किताब में, सरफेस टेंशन दिख गया, मान लो रेसिस्टेंस दिख गया, निकालते रहो उसका डायमेंशन, कोशिश करो, नहीं निकलेगा मैं हूँ व्हाट्सएप पे सॉल्व मैं कर दूंगा सब कुछ, कमेंट करना, ठीक है, मैं कर दूंगा। तो नेक्स्ट एक लेक्चर और दूंगा इस पर, निकालने कैसे निकाला जाता है, और भी फिजिकल क्वांटिटीज में सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो और पार्ट बी नेक्स्ट, ठीक है, एक लेक्चर और, उसके बाद पार्ट बी, उसका एप्लीकेशन, क्यों हमने सीखा डायमेंशनल एनालिसिस निकालना, क्यों हमने डायमेंशन करना सीखा, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ क्लास को ओवर करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।